दादू, आप कब तक नाराज रहने का इरादा है? प्रखर ने अपना हाथ थामते हुए पूछा, जो उसके मुंह फेर कर लेटे हुए थे। अभिराज, इनसे कह दीजिए, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। दादू ने अभिराज की ओर अपना उंगली बढ़ाते हुए कहा। अभिराज जी ने प्रखर से कुछ बोलना चाहा कि इतने में प्रखर ने अभिराज जी से कहा, तो बाबा आप इनसे भी कह दीजिए, जो मैं इनकी बात मानने के लिए तैयार था, अब नहीं मानने वाला हूँ, तो यह अपने पोते के सपने भूल ही जाएं। ये कहते हुए प्रखर उठा और वहां से जाने लगा कि तभी उसके दादू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे लगते में बारे में मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी बात सुन दादू ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने जानकर अपना हाथ पकड़ा है, और अभी अभी जो आपने कहा क्या वह सच है, या फिर हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए कह रहे हैं यह सब बातें? उनकी बात सुनकर प्रखर मुड़ा वापस से स्टूल पर बैठ गया। उसने प्यार से अपने दादू के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और चूमते हुए बोला, सच में दादू, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके साथ चुपचाप बिना किसी बहस के शादी कर लूंगा, जिसे आप पसंद करेंगे। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए इस घुटन भले रिश्ते में खुद को बांधने के लिए। प्रखर कितना कहते ही दादू को दिल में एक टीस सी उठी और वो उदास हो गए। उन्होंने प्रखर के हाथों से अपने हाथों को छुड़ा लिया और दुखी होते हुए बोले, अगर आप शादी के बाद भी घुटन में जिए तो शादी का क्या फायदा है? तो हम आज से, बल्कि अभी से आपसे शादी के लिए अब कभी नहीं कहेंगे। अगर आप अपनी इस घुटन में खुश हैं तो हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। हमें लगा था कि इस घुटन से हमारा पोता हमसे कहीं दूर चला गया है। अगर हम उसके लिए अच्छी हमसफर ले आएंगे तो हमें उसे इस घुटन से निकाल लेंगे, पर शादी के बाद भी अगर आपको घुटन महसूस हुई, इसके साथ आप जुड़े गए, तो उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जाओ बेटा, आज से हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं। ये कहकर दादू ने अभिराज जी से कहा, अभिराज बेटा, अब हमें यहाँ नहीं रहना है, डॉक्टर से कहकर डिस्चार्ज की तैयारी करवाइए। ये कहते हुए दादू करमट लेकर लेट गए। प्रखर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अभिराज जी की आवाज उनके कानों में पड़ी, जिसके बाद उनके शब्द गले में ही रह गए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो प्रखर, पिताजी को आराम करने दो। उनकी आवाज में गुस्सा भांप लिया था प्रखर ने। वो उठा और रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। इतना जोरदार था वह मुक्का कि उनके हाथ से खून की धारा फूट पड़ी। प्रखर को गुस्से में हाथ दीवार पर मारते देख वो दौड़ते हुए उनका दोस्त पहुंचा और उसके खून से सने हाथ को पकड़कर उस पर बरस पड़ा। पागल हो गया है तू? किस बात का गुस्सा खुद पर उतार रहा है? आखिर किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है तुझे? अपना गुस्सा कम कर दे प्रखर, नहीं तो अपने गुस्से में खुद को और तेरे साथ बाबा और दादू को भी बर्बाद कर देगा। आखिर क्या चाहते हैं वो? उन्हें ऐसा तुझसे क्या मांग लिया जो तू उन्हें नहीं दे पा रहा है? प्रखर समझ, उन्हें वो सिर्फ तेरी खुशी चाहते हैं। तू भूल क्यों नहीं जाता उस चुड़ैल को? उसके इतना कहते ही प्रखर ने उसे घूर कर देखा तो आयुष उस पर भड़क गया। क्या ऐसे घूर क्या रहा है? डरता नहीं हूँ तुझसे, समझा? और क्या गलत कहा मैंने? वो चुड़ैल थी, डायन थी, जो मेरे भाई की खुशियों को छीन कर ले गई। डायन खुद तो चली गई और साथ में ले गई मेरे भाई की हंसी, उसका मस्त मौला अंदाज, उसका सब कुछ, और छोड़ गई प्रखर, जो उसकी यादों में डूबा शराब पीता रहता है और नशेड़ियों की तरह अपने घर वालों से झगड़ता है। भूल जा मेरे भाई, वो जा चुकी है, और जो तेरे पास है उन्हें संभाल और लौटा दे मुझे मेरा यार। बाबा उनका बेटा और दादू को उनका लाडला पोता, ये वाला प्रखर किसी को नहीं चाहिए जो उस चुड़ैल का आशिक है। इस दौरान आयुष ने अपना रुमाल प्रखर के हाथ पर बांध चुका था। आयुष कितना बोलने पर भी प्रखर ने एक शब्द नहीं कहा, जिससे आयुष और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने प्रखर को पकड़ा और उसे डॉक्टर के कैबिन में ले जाकर हाथ की ड्रेसिंग करवाई और फिर हॉस्पिटल से बाहर लेकर चल दिया। इस बार प्रखर ने अपना मुंह खोला और आयुष से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं आयुष? घर, और बिना किसी बहस के, समझा? तू यहीं रुक, मैं पार्किंग से कार लेकर आता हूँ। इतना बोल वो पार्किंग की तरफ चल दिया। एक लड़की आयुष के कार के आगे अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी। इतने में आयुष आ गया और उसे टोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस, आप अपनी स्कूटी गलत साइड लगा रही हैं। इतना बोलकर वह पास आ गया। वहीं वह लड़की अपना सामान निकालकर सीट को लॉक कर रही थी। उसकी पीठ आयुष की तरफ थी। अपने पीछे किसी लड़के की आवाज सुन वह एकदम से पलट गई।
जिससे उसके जस्ट पीछे खड़े आयुष के चेहरे और आंखों पर उसके बाल लग गए। आउच! आयुष ने अपनी आंख को मसलना शुरू कर दिया। लड़की ने जब आयुष को अपनी आंख मसलते देखा तो गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हें मेरे बाल ने सजा दे दी, वरना अगर मैं देती तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देती, समझे? तुमसे मतलब मैं अपनी स्कूटी इस कार के आगे खड़ी करूं, ऊपर खड़ी करूं, तुम पर चढ़ा दूं? इतनी मिर्ची तुम्हें क्यों लग रही है? बड़े आए गलत पार्क कर रही है। उसने आयुष की नकल उतारते हुए कहा। आयुष ने उसे देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक लड़की को देखा और फिर हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही कहा, हे लिटिल गर्ल, यू आर सो फनी एंड क्यूट। उसके इतना कहते ही लड़की ने एक नज़र खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह जल्दबाजी में अपना नाइट वेयर ही पहनकर चली आई और स्लीपर के नाम पर उसने टेडी बियर बनी फर वाली स्लीपर पहन रखी थी, वो भी 2 कलर की, एक पिंक और दूसरी ब्लू। उसे अब उस लड़के का खुद पर हंसना समझ आया, पर थी तो वो भी अब उस गुस्से वाली। उसने अपने बालों को अदा से झटका और आयुष को देखकर फुल एटीट्यूड में बोली, ये मेरा स्टाइल है, समझे? फैशन डिजाइनर हूँ, जो मैं पहन लूँ वो ट्रेंड बन जाता है, समझे ना? यह कहकर वह वहाँ से जाने लगी तो आयुष ने उसकी कलाई पकड़ ली। इधर नंदिनी कब से उसी बेंच पर बैठी सालू का इंतजार कर रही थी। उसने टाइम देखा तो रात को 11 बज रहे थे। उसे उस सालू की चिंता होने लगी। वो अपने गम में इतनी डूब गई कि उसने बिना ये सोचे कि सालू की इतनी रात में अकेले हॉस्पिटल आना सेफ रहेगा कि नहीं, उसने उसे बुला लिया और इसी डर और घबराहट में उसने सालू को फोन किया, पर सालू अपना फोन नहीं उठा रही थी। सालू के फोन नहीं उठाने से नंदिनी की घबराहट और बढ़ गई। लगातार फोन लगाते हुए बड़ी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी और अपने आप में बोली, सालू प्लीज पिकअप द कॉल, सालू फोन उठा। हे कान्हा, मेरी सालू को बस ठीक रखना। वह बोलते हुए सालू को देखने के लिए गेट तक चली आई, जहां प्रखर पहले से ही खड़ा आयुष का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर दूर खड़ी नंदिनी पर गई तो उसने उसकी बातें याद आ गई तो उसने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, पर रह रहकर उसकी नज़र नंदिनी पर जाकर ठहर जाती थी। ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट विथ वाइट टॉप, गले में ब्लैक कलर का स्कार्फ, बालों की गुथी चोटी पर सारे बाल उसकी चोटी से निकल रहे थे। आंखों में काजल जो लगातार रोने की वजह से पूरे चेहरे पर फैल गया था। होठों पर न कोई लिपस्टिक न कोई लिप बाम, फिर भी गुलाबी रंगत लिए निखर रही थी होठें। प्रखर को अपनी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों वो बार बार इस लड़की को ऐसे देख रहा है? क्यों उसकी नज़र उससे हटने का नाम नहीं ले रही है? और इसी गुस्से को लिए वो नंदिनी के पास आया और उसकी बाएं जोर से पकड़ते ही अपनी तरफ घुमाते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो? अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियों को जहाँ अमीर आदमी देखा नहीं, अपनी जवानी के जलवे बिखेरने लग जाती हो। तुम जैसी लड़कियाँ हमेशा ही सोचते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ है, पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ प्रखर राज शेखावत, तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं है, समझी तुम? ये कहते हुए उसने नंदिनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्रखर को बेहिसाब आंसू और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू देख प्रखर को न जाने क्यों बुरा लगा। उसने उसे छोड़ दिया और वहां से चला गया। प्रखर के जाने के बाद नंदिनी डर और घबराहट से कांप रही थी। आखिर कौन था ये लड़का? वो तो कभी उससे मिली ही नहीं थी, तो उसके सामने कैसे आती? मैंने उससे क्या मांगा जो वो मुझे 2 कौड़ी की कह रहा कर चला गया? वो अपने आप में उलझी प्रखर के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र गुस्से में आती सालू पर पड़ी। वो भागकर उसके पास गई और उसके गले लग गई। वहीं दूसरी तरफ प्रखर को आयुष कार लेकर आता हुआ दिखाई दिया और उसके सामने कार लाकर रोक दी तो प्रखर उसमें बैठ गया। उसने तरफ देखा जहां नंदिनी सालू को गले लगाकर रो रही थी। रोते हुए नंदिनी की भी नज़र प्रखर की नज़रों से मिली तो उसने अपनी नज़र प्रखर से फेर ली। आयुष को वह नज़र उस तरफ थी जहां सालू खड़ी थी। वह सिर्फ उसकी पीठ देख रहा था। कुछ पल उसने कार स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ गया। वहीं प्रखर की नज़र जब तक नंदिनी से नहीं हटी तब तक वह उसकी तरफ देखता रहा। नंदिनी को क्रॉस करके आगे निकल गई। अब आगे क्या होगा? अगर यह कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।